अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ, जिसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में चैप्टर की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर a प्लस आयोटा बी, एक ऐसा नंबर होता है जो कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो, जबकि a और b ये जो दोनों कांस्टेंट है ये कौन से हो? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो। और आयोटा जो है वो किसके बराबर हो? √-1 के। इसको पढ़ेंगे कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो, मतलब कि a प्लस आयोटा बी सच दैट a b belongs to real number and iota is equals to √-1। एक ऐसा नंबर। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि कोई भी नंबर जिसमें a और b दोनों रियल नंबर हो, तो 2 + 3 और साथ b के साथ आयोटा आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल 0 + 3 आयोटा और 3 आयोटा। अब यहाँ पर आए तो सिर्फ 3 आयोटा, तो यहाँ पर तो मतलब सवाल आया a तो है ही नहीं, a मौजूद है यहाँ पर कैसे? जैसे कि अभी हमने इससे पिछली एग्जांपल ली 0 + 3 आयोटा, तो 0 भी एक रियल नंबर है। यहाँ पर 3 आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसके साथ +0 भी कर दे तो इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तो सिर्फ ऐसा नंबर आ जाए जिस नंबर के साथ सिर्फ आयोटा मौजूद हो और पीछे कोई कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस ना हो रहा हो, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब अगर हमें गिवन हो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर, मतलब कि एक रियल नंबर, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ प्लस हो रहा है 0 आयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमने पढ़ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीकों से। सबसे पहले को बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म, और सेकंड हमारे पास होती है ऑर्डर पेयर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है? जैसे अभी हमने ये पढ़ी जिसमें हमारे साथ हमें गिवन हो एक कांस्टेंट नंबर और साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर और आयोटा प्लस या माइनस हो रहे हो, ये फॉर्म कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म कैसी होती है? ऑर्डर पेयर फॉर्म में दोनों कांस्टेंट नंबर्स आ जाते हैं जबकि आयोटा खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले भी हम रियल नंबर्स की भी बात करें तो अगर एक्स वाई के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे तो इस तरीके से थे, पहली वैल्यू एक्स और दूसरी वैल्यू वाई। अब यहाँ पर भी यही है। पहली वैल्यू क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है और दूसरी वैल्यू जो है वो एक आयोटा वाली वैल्यू है। अब पढ़ लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक को बोला जाता है रियल पार्ट, सबसे पहला रियल पार्ट, और दूसरे नंबर पे होता है इमेजिनरी पार्ट। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि है a + आयोटा b। तो अब इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? वो नंबर जो कि एक सिंपल कांस्टेंट नंबर है, एक रियल नंबर हमें गिवन है, वो कहलाएगा रियल पार्ट, और दूसरा जिस नंबर के साथ आयोटा मतलब कि इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहलाएगा इमेजिनरी। मतलब यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? a, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? b। अब आयोटा यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नाम से ही पता लग रहा है इमेजिनरी पार्ट। जब हमने बोल दिया इमेजिनरी पार्ट है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ बी आ जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एक कॉलम बना लेंगे हम रियल का और दूसरा इमेजिनरी।
कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि है 3 + 2 आयोटा, 2 आयोटा और 1। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो है 3 + 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट कौन सा है? इसमें रियल पार्ट जो एक नंबर हमें गिवन है वो है 3, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 2। आयोटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने बता दिया ये इमेजिनरी पार्ट है, ऊपर नाम से ही पता लग रहा है। अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? ये तो सिर्फ 2 आयोटा है। तो अभी अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा, अगर तो कोई सिंपल, अगर हमें सिर्फ नंबर गिवन है, रियल नंबर जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, पर कोई उससे पहले रियल नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है, उससे पहले एक कांस्टेंट नंबर जरूर मौजूद होता है, जो क्या होता है? 0। और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये एक रियल नंबर हमें गिवन है 1, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 1, और इमेजिनरी पार्ट जो नहीं है वो क्या है? 0 आयोटा। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो थी रिप्रेजेंटेशन, और पार्ट्स हमने देख लिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शंस पे। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हो या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो कैसे होंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन को। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब लेट कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक को हम नाम दे देंगे Z1 का, जो कि है a प्लस आयोटा b, और दूसरे को हम नाम दे देंगे Z2 का, जो कि है c प्लस आयोटा d। यहाँ पर इन दोनों को हमने प्लस करना है। Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो मतलब हमने मालूम करना है Z1 प्लस Z2 किसके बराबर आ जाएगा? ये Z1 हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और आ जाएगा प्लस, और फिर Z2 की वैल्यू, तो मतलब c प्लस आयोटा d। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम 9 मैट्रिक्स से करते हुए आ रहे हैं, वेरिएबल वाले नंबर जो है सिंपल कांस्टेंट नंबर में प्लस नहीं हो सकते। अगर वेरिएबल की पावर स्क्वायर है तो वो सिंपल वेरिएबल, मतलब कि जिस वेरिएबल की पावर 1 है उससे प्लस या माइनस नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर एक कांस्टेंट नंबर है और एक आयोटा वाला नंबर है, मतलब एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। रियल पार्ट से प्लस हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट से ही प्लस हो सकता है। मतलब कि a जो है वो प्लस होगा किससे? c से, और b जो है वो प्लस होगा d से। तो मतलब a प्लस c प्लस आयोटा और b प्लस d। यहाँ पर हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन हो जिसमें फर्स्ट हमारे पास a आयोटा b हो और दूसरा c प्लस आयोटा d हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, तो हमारे पास उसके लिए जनरल फार्मूला बन गया ये Z1 और Z2 को प्लस करने के लिए। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। Z1 जो है वो बराबर है 3 + 2 आयोटा के, और Z2 जो है वो बराबर है 2 - 5 आयोटा के। तो अब हमने मालूम करना है Z1 + Z2। तो Z1 + Z2 के लिए हम जनरल फार्मूला बना चुके हैं। फार्मूला क्या है? a + c प्लस आयोटा इंटू b प्लस d। अब यहाँ पर a की वैल्यू भी हमें सवाल में गिवन है और c की भी, तो a आ जाएगा 3 + 2 और प्लस आयोटा सेम आया यहाँ पर, और 2 आ जाएगा b, और ये -5। तो 3 + 2 आ जाएगा 5, और ये 2 - 5 ये आ जाएगा -3 आयोटा। मतलब कि ये जो हमने अभी जनरल फार्मूला ड्राइव किया, इसकी मदद से हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद हमने पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कैसे होंगे? लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहला है जिसको हमने नाम दिया Z1 का, जो कि बराबर है a प्लस आयोटा b के, और दूसरा है जिसको हमने नाम दिया Z2 का, जो कि बराबर है c प्लस आयोटा d के।
तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बराबर हो जाएंगे Z1 माइनस Z2 के। Z1 हमारे पास बराबर है a प्लस आयोटा बी के, माइनस कर लेंगे c प्लस आयोटा डी। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं, a प्लस आयोटा बी और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस सी माइनस आयोटा डी। इसके बाद a एक रियल नंबर है और c भी एक रियल पार्ट है, और ये b और ये d ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट्स को एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस सी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी। ये हमारे पास बन गया सब्ट्रैक्शन का एक जनरल फॉर्मूला। अब सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें Z1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने माइनस करना है, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है, तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पर पहले उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट जो है वो एक साथ प्लस माइनस हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 और फिर प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 4, और ये 1 माइनस 3 माइनस 2 और फिर प्लस यहाँ पर 2 माइनस 4 माइनस 2 और ये आयोटा। जनरल इस फॉर्मूले में भी अगर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 और यहाँ पर b की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 4, तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, तो जनरल फॉर्मूला उनके लिए भी ड्राइव कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने मालूम करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास वही है, एक है a प्लस आयोटा बी और दूसरा है c प्लस आयोटा डी। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हमने मालूम करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा डी। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो पहले a मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस आयोटा डी से और फिर प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस आयोटा डी से। तो यहाँ पर वैल्यूज AC प्लस आयोटा AD और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, और यहाँ पर आ रहा है आयोटा स्क्वायर, तो मतलब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। तो यहाँ पर इधर आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर लेंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो फर्दर यहाँ पर AC प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन निकल आएगा, तो ये हो जाएगा AD प्लस BC, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस BD। AC और BD दोनों रियल पार्ट हैं तो एक साथ आ जाएंगे, मतलब AC माइनस BD प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC। ये हमारे पास बन गया जनरल फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन कर लेते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिवाइड करना है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी और दूसरा है c प्लस आयोटा डी। तो Z1 डिवाइडेड बाय हमने Z2 मालूम करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा डी। अब यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर यहाँ पर हम कॉन्जुगेट ले लेंगे इनको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय c माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। अब दोनों फ्रैक्शन नंबर्स हैं
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी। अब ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी और फिर प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से तो ए सी माइनस आयोटा ए डी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और फिर डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। मालूम कर रहे हैं हम z1 डिवाइडेड बाय z2, जिसमें ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है ए सी माइनस इधर से कॉमन निकल आएगा आयोटा, तो प्लस आयोटा हमने कॉमन निकाल लिया, ए डी के साथ साइन है माइनस का तो माइनस ए डी प्लस बी सी, और लास्ट में आयोटा स्क्वायर की जगह हम इधर भी पुट कर लेंगे -1, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस और आ जाएगा बी डी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर रियल पार्ट्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा इंटू बी सी माइनस ए डी। क्या किया हमने, यहाँ पर माइनस वाले नंबर को बाद में लेगा और पॉजिटिव नंबर को पहले ले आए, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, अ नंबर इज इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी वेयर ए बी इज रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल्स टू √-1। तो यहाँ पर ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है और बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट, तो इसको यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट को। सो ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया। ये हमारे पास आ गया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जनरल फार्मूला। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक टर्म्स पढ़ ली थी, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया था। आज हम मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। लेट कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जिसको हमने z का नाम दिया, जो बराबर है a प्लस आयोटा बी के। इस फंक्शन का हमने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड्यूलस मालूम करना है। मॉड्यूलस को हम शो करते हैं इस तरीके से, अगर हमने किसी भी टर्म का मॉड्यूलस मालूम करना होता है। समझ लेते हैं मॉड्यूलस होता क्या है। फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास जिसको x और y कोई वैल्यूज है जिसकी। अब इसकी y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, और जो x की वैल्यू होगी वो ये होगी, मतलब कि ये x का डिस्टेंस और ये y का डिस्टेंस। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आसान अल्फाजों में जो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका हाइपोटेन्यूज जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज उसका क्या कहलाता है, मॉड्यूलस कहलाता है। या आसान अल्फाजों में ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, मॉड्यूलस। तो इस टर्म का मॉड्यूलस का फार्मूला कैसे बनेगा, इसका फार्मूला है हमारे पास √a² प्लस b²। ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला पहले भी हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, मैट्रिक क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें हमें बोला जाता था टोटल फोर्स मालूम करनी है। तो टोटल फोर्स किसके बराबर होती थी, फोर्स के x कंपोनेंट के स्क्वायर के
और y कंपोनेंट के स्क्वायर के होल रूट के। इससे हमें क्या मिलती थी? टोटल फोर्स मिलती थी। तो यहाँ पर भी हमने यही काम करना है। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है ओरिजिन से, तो उसको हमने मॉड्यूलस से जाहिर किया है, जो बराबर है किसके? उसके x कंपोनेंट के स्क्वायर के, और b क्या है? उसका y कंपोनेंट के स्क्वायर और होल रूट के बराबर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। z बराबर है 3 + 2 आयोटा के। तो z का अगर हमने मॉड्यूलस निकालना है तो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास रूट 13। ये किसका आ गया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आ गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस मालूम करने का जनरल फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है मॉड्यूलस के बाद वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं? हमने मालूम करना है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z के बराबर है, जो क्या है? a प्लस आयोटा b। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b के बराबर है। अगर इसका हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का होल कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट का साइन जब हटेगा तो यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, आसान अल्फाजों में जिस नंबर के साथ हमारे पास आयोटा लगा हुआ है उस नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि z कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा हमारा a माइनस आयोटा b के। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल हम z1 का नाम देते हैं जिसको, जो कि हमने अभी पिछले सवाल में भी की, 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट को आएगा 3 - 2 आयोटा। अगर हमने इस तरीके से हमारे पास नंबर आ जाए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है सिर्फ 2 आयोटा, इसका हमने अगर कॉन्जुगेट लेना है तो वो किस तरीके से होगा? तो हमने इससे पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और उसके साथ रियल नंबर गिवन नहीं है तो वो क्या है? अगर सिर्फ 2 आयोटा है तो इससे पहले एक नंबर मौजूद है रियल नंबर, वो क्या है? वो 0 है। हमने कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा? -2। तो ये z का कॉन्जुगेट आ गया। अब एक और एग्जांपल हमारे सामने आई, z बराबर है सिर्फ 2 के, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास? अगर सिर्फ 2 एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कॉन्जुगेट लेते वक्त सिर्फ साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का, जिसमें रियल पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था 0 आयोटा, और 0 आयोटा का साइन चेंज भी कर दिया जाए, जो 0 नंबर है वो प्लस हो या माइनस हो, उससे नंबर के ऊपर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये सेम ही रहेगा। ये था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास z इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? अगर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका 2 मरतबा कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये प्रूफ होती है या नहीं। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। z एक नंबर है जो कि बराबर है किसके? a प्लस आयोटा b के। तो जब हम z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा a प्लस आयोटा b के होल कॉन्जुगेट के।
और जब ये कॉन्जुगेट का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b। और हमने क्या लेना है, डबल कॉन्जुगेट लेना है, तो अगेन कॉन्जुगेट ले लेंगे। अगेन हमारे पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट। और यहाँ पर जब दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा a प्लस आयोटा b के। तो यहाँ पर हमारे पास z का डबल कॉन्जुगेट दोबारा से अगर देखें तो z के बराबर आ गया। तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई। तो ये बात हमने यहाँ पर देखनी थी, जो हमें प्रॉपर्टी गिवन थी, इसको प्रूफ करना था। तो इससे हमें क्या पता लगा, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो दोबारा से वही नंबर बन जाता है जहां से हमने काम स्टार्ट किया था। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है, अगर तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस किया जा रहा है और फिर उसके बाद उनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर प्लस किया जाए तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। लेट कर लेंगे हमारे पास z1 बराबर है a प्लस आयोटा b के और z2 बराबर है c प्लस आयोटा d के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, मतलब कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d का होल कॉन्जुगेट। अब हमने यहाँ पर चेंज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का साइन। तो पहले इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने का तरीकेकार a प्लस सी प्लस आयोटा इंटू बी प्लस डी होल कॉन्जुगेट आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो कॉन्जुगेट के जरिए से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू बी प्लस डी। अब दोबारा से इनको अलग अलग करना है हमने, तो यहाँ पर आ गया a प्लस सी माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा डी। अगर देखा जाए तो ये एक आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, ये भी एक इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। तो इस वाले रियल पार्ट को दोबारा से इसके साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा बी और फिर आ जाएगा प्लस सी, तो फिर दोबारा से आ जाएगा माइनस आयोटा डी। देखा जाए तो ये a माइनस आयोटा बी है और a माइनस आयोटा बी पे अगर कॉन्जुगेट लगाया जाए तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, मतलब कि ये माइनस अगर हम चेंज कर दें प्लस में a प्लस आयोटा बी में तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा और ये आ गया प्लस और यहाँ पर आ जाएगा c प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट। और अगेन दोबारा रिवर्स जाएं तो a प्लस आयोटा बी किसके बराबर है, z1 के z1 का कॉन्जुगेट और यहाँ पर z2 का कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता लगा, अगर तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं और उनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर प्लस किया जाए तो वो आंसर हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी है z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट। सेम एज इट इज इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जैसे हमने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। पहले इनके ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद फिर वहाँ पर साइन चेंज होकर दोबारा से ये प्रॉपर्टी भी सेम एज इट इज इसी तरीके से प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। चौथी प्रॉपर्टी कर लेते हैं कॉन्जुगेट की। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। मतलब कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहे हो
उनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर होंगे। देख लेते हैं, लेट कर लेंगे सेम एज इट इज उसी तरीके से। पहले z1 जो है वो हमारे पास बराबर है a प्लस आयोटा बी के, और z2 जो है वो बराबर है c प्लस आयोटा डी के। लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, z1 डॉट z2 का होल कॉन्जुगेट है, तो मतलब a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस आयोटा डी से, और इसका हमने लेना है होल कॉन्जुगेट। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। यहाँ पर ये कॉन्जुगेट का फार्मूला अप्लाई हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का। अब हमने कॉन्जुगेट लेना है तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ पर इसको यहीं पे ही ब्रेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेंगे, मतलब कि z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 का अलग से कॉन्जुगेट, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट और ये c प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, ये आ जाएगा c माइनस आयोटा डी। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ए सी माइनस बी डी। अब यहाँ पर बी डी माइनस में, यहाँ पर जब हमने अप्लाई किया था आयोटा प्लस में था, यहाँ पर भी आयोटा प्लस में था। जब हमने आयोटा पे काम नहीं करना, मतलब कि हमारे ये रियल पार्ट का आंसर आ रहा है, तो ए सी माइनस बी डी ही रहेगा। अब यहाँ पर आएंगे जब, तो यहाँ पर इधर भी आयोटा के साथ माइनस है, इधर भी माइनस है, बट यहाँ पर इधर भी प्लस था और इधर भी प्लस था, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, प्लस में आया था। तो जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा माइनस में आएगा और ये ए डी प्लस बी सी। सिंपल अगर तो डायरेक्ट इन दोनों टर्म्स को अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे कि हमने कल किया था, a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी और माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल डायरेक्ट यही आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद। तो ये दोनों आंसर जो है हमारे सेम आ गए, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई है, जो कि z1 मल्टीप्लाई हो रहा हो z2 से और होल कॉन्जुगेट लिया जाए, या z1 और z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों साइड्स बराबर आएंगी। इसी तरीके से एक और हमारे पास कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है 5वें नंबर पर, जिसमें हमें बोला जा रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है डिवाइड हो रहे हो और उनका कॉन्जुगेट लिया जाए, और दोनों नंबर्स का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड किया जाए तो वो बराबर आएंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, इसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। इससे पहले हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, आज हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। मॉड्यूलस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो मॉड्यूलस क्या होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें गिवन है मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है वो बराबर हो मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर z जो है वो बराबर है a प्लस आयोटा b के। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर z का हमने मॉड निकालना है तो वो बराबर होगा किसके, फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ये तो थी हमारी फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन थी। अब सेकेंड वाली क्या है, माइनस जेड, मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, माइनस जेड मालूम करना है तो माइनस ए प्लस आयोटा बी आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी के। तो देख लेते हैं माइनस जेड का जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो क्या आता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि आंसर सेम आ रहा है। तो ये बात तो हमारी प्रूव हो गई, मॉड्यूलस ऑफ जेड ले या माइनस जेड ले वो हमेशा बराबर आएगा। मॉड्यूलस क्या होता है, माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पर अब बोला जा रहा है जेड कॉन्जुगेट, तो हमें जेड दिया गया ए प्लस आयोटा बी, तो ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद आंसर क्या आएगा, ए माइनस आयोटा बी।
तो इसका कॉन्जुगेट, इसका मॉड ले लेते हैं। तो z कॉन्जुगेट का मॉड आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, जो भी बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। मतलब इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमें तीन बातें पता लगी। सबसे पहले z का मॉड क्या होता है, मॉड का फार्मूला क्या होता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी इसकी वाली, तो यहाँ से भी z का मॉड क्या होता है उसका फार्मूला, जनरल फार्मूला। उसके बाद अगर z हमें नेगेटिव में गिवन हो, मतलब कि जो हमें नंबर गिवन था पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ हो, तो अगर नेगेटिव का साइन मौजूद भी हो तो भी मॉड हमारा सेम ही आएगा। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा मॉड हमेशा सेम आएगा। थर्ड चीज हमें क्या पता लगी, अगर तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका हम कॉन्जुगेट लेके फिर भी हम अगर उसका दोबारा मॉड मालूम करें तो भी वो सेम ही आएगा जैसे कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे है। ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, अगर z को हम मल्टीप्लाई करें z के कॉन्जुगेट से तो वो बराबर आता है मॉड ऑफ z के स्क्वायर के। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर है किसके, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। जबकि लेट कर लेते हैं, z हमारा किसके बराबर है, a प्लस आयोटा बी के। तो z की जगह आ जाएगा a प्लस आयोटा बी और z कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा a माइनस आयोटा बी, क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेट जब हो जाए तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी पे। कौन सा, मल्टीप्लाई वाला, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो यहाँ पर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी और प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी और माइनस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे और ये बी स्क्वायर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखते हैं तो ये तकरीबन हमारी ये प्रॉपर्टी जो है प्रूव हो गई है। कैसे, अगर तो हम मॉड ले z का तो वो किसके बराबर होता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारी बात जो है तकरीबन जैसे कि हमें बोला गया था वही आ गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, जो बात के प्रूव हो गई है। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की। थर्ड प्रॉपर्टी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 और z2 पहले मल्टीप्लाई करके बाद में उनका कॉन्जुगेट लिया जाए, या दोनों का अलग मॉड्यूलस लिया जाए, या दोनों का अलग अलग मॉड लेके फिर मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट कर लेते हैं हम z1 किसके बराबर है, a प्लस आयोटा बी के, और z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम नाम दे देंगे c प्लस आयोटा डी, जिसको हम कंसिडर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहले z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मालूम कर लेंगे, मतलब कि a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा डी। डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा AC माइनस BD और प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC। ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। अब ये हमारा आ गया रियल पार्ट और ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसका क्या ले लेंगे, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का मॉड ले लेंगे, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2
मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर लेंगे। जब यहाँ पर वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 2ac/bd, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2abcd। यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हुआ है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों टर्म्स एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अगर हम राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं तो अगर इस वाली टर्म का हम मॉड लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम इससे, इसका हमारे पास मॉड आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेम यही वैल्यू बन जाएगी। इधर भी इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा, दोनों वैल्यूज रूट में है तो होल रूट लग के सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम ही आएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मॉड की, z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल मॉड लें या z1 और z2 का अलग अलग मॉड लें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो सेम यही जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर हम डिवाइड का फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर भी डिवाइड का फार्मूला अप्लाई होगा और सिंप्लीफिकेशंस हो जाएंगी। तो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होगा। ये थी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ थी मॉड की, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 के लिहाज से हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने पढ़ ली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ के बारे में हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, जैसे कि हम इससे पहले मॉड्यूलस की और कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अब हमने ये बात प्रूव करनी है जो ये दोनों जो है लेस देन और इक्वल्स टू है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम वहां से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर जो है वो बराबर होता है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पर मॉड्यूलस में क्या है z1 प्लस z2, तो मतलब इस z की जगह क्या आ जाएगा z1 प्लस z2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम चलेंगे और यहाँ पर आ जाएगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 माइनस z2। ये z1 माइनस z1 प्लस z2 का ही कॉन्जुगेट आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, z की जगह हमने z1 प्लस z2 और यहाँ पर z की जगह z1 प्लस z2 पुट करके होल कॉन्जुगेट लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम ये बात प्रूव कर चुके हैं अगर तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनके ऊपर होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो हम दोनों के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले z1 मल्टीप्लाई होगा तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट और फिर लास्ट में आ जाएगा z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर देखा जाए तो z1 और z1 ये दोनों सेम है, मतलब कि यही कंडीशन बन रही है, सिर्फ क्या है z की जगह z1 आ रहा है, मतलब z और z का कॉन्जुगेट, z1 और z1 का कॉन्जुगेट। मतलब कि अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी ही अप्लाई करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर
और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रही है। एक क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर ये दो टर्म्स है, इसका कॉन्जुगेट लिया जा रहा है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कॉन्जुगेट लिया जा रहा है और फिर मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट कर लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2RE Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर आंसर हमारे पास आया सही, Z2 पर ही कॉन्जुगेट आएगा। इन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जाके यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या होगा, Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो पार्ट्स जो कि रियल पार्ट्स हैं। ये RE का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 और 2 मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगी, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों टर्म्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2RE Z1 Z2 का कॉन्जुगेट और इन दो टर्म्स की जगह हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर और यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2RE Z1 Z2 का आ जाएगी यहाँ पर ये वैल्यू। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो ये वैल्यू आ रही है रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। तो वो किसके बराबर आ जाएगी, हमें पता है रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो बराबर होता है लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z के। तो Z की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू और ये आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर Z2 के मॉड का स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। रियल पार्ट ऑफ Z जो है हमारा बराबर है मॉड ऑफ Z के। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट के। और यहाँ पर ये जो 2 था ये सेम आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ Z1 और प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल्स टू है और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 और Z2 का होल स्क्वायर। ये टर्म हम यहाँ से लेकर ही चल रहे थे स्टार्ट से और इस वाली को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया ए प्लस बी मतलब के मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है और हमें जो कंडीशन प्रूफ करनी है उसमें स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम रूट लगा लेंगे। तो जब यहाँ पर रूट लगेगा तो आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये बात हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई है। अब इसके बाद एक सेकंड हमारे पास एक और भी है, उसको देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ही फर्क है। यहाँ पर क्या बोले जा रहा है हमें, Z1 माइनस Z2 मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अब यहाँ पर अभी हम लोग ये बात प्रूफ कर चुके हैं। क्या बात अभी हमने प्रूफ की है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। हम यहाँ पर अभी हमें चाहिए Z2 के साथ माइनस, तो यहाँ पर इस Z2 को हम पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव में, मतलब कि रिप्लेस
Z2 बाय माइनस Z2। जब हम इस Z2 को रिप्लेस करेंगे माइनस Z2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस Z2 और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ माइनस Z2। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस, हमें पता है मॉड की प्रॉपर्टी है, अगर तो अंदर हमारे पास नेगेटिव में भी नंबर मौजूद है तो मॉड जो है वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव मॉड ऑफ Z2। ये हमारी सेकंड भी ये बात प्रूव हो गई है। ये थी हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज हमारी एक्सरसाइज के लिहाज से। इसके बाद हमने एक काम और करना है, जिसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड की, जो SM यूसुफ की हमने बुक स्टार्ट की हुई है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जा रहा है कार्टेशियन फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और बोला जा रहा है पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। लेट कर लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अगर इसको ऑर्डर पेयर में चेंज करें तो इसमें से आयोटा हट जाएगा और ये हो जाएगा x कॉमा y। तो अगर इस पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहे तो फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है x कॉमा y। तो इसका xy प्लेन में अगर हम ग्राफ बनाए जैसे कि हम पहले बनाते आ रहे हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, तो इसकी जो x की प्लॉटिंग होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, मतलब कि x का डिस्टेंस और ये y का डिस्टेंस। पोलर फॉर्म में चेंज करने का मकसद क्या होता है, पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम नाम देते हैं r का। और x एक्सिस और ये जो लाइन जो हमने ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक ड्रॉ की है, x एक्सिस से लेकर उस लाइन के दरमियान एंगल कितना बन रहा है वो मालूम करते हैं, ये कहलाते हैं पोलर फॉर्म। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जो है वो चेंज हो जाता है r कॉमा थीटा में। जब हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे r थीटा में, क्योंकि हम पोलर फॉर्म में दो चीजें मालूम करते हैं, एक ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिसको हम r का नाम देते हैं, और वो जो हमने लाइन ड्रॉ की है x एक्सिस से उस लाइन का एंगल कितना बन रहा है वो मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अब इस लाइन को हम नाम दे देंगे ये x का डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है ये हमारी y का डिस्टेंस है, तो ये y हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट और ये लाइन, ये तीनों मिलकर लाइन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम यहाँ पर फॉर्मूलाज बना लेंगे इनके, जिन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली लाइन क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब कि वाई का स्क्वायर। अब हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म कर लेंगे, यहाँ पर रूट लगा लेंगे, तो आर इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास आर के लिए फॉर्मूला। सेकंड हमने मालूम करना है ये थीटा के लिए फॉर्मूला। तो थीटा के लिए हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेम कुछ मिलता जुलता काम कर रहे हैं हम। ऐसा काम हमने मैट्रिक क्लास में पहले फिजिक्स में कर चुके हैं, वेक्टर वाले चैप्टर में, जब हमें वेक्टर्स गिवन हो देते हैं, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और टोटल वेक्टर हमने मालूम करना था, टोटल फोर्स वेक्टर मालूम करना था, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला था। तो वहां पर हम जो थीटा के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या था, tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। वहां पर ये फॉर्मूला था, वहां पर हमने एक्स एक्सिस को नाम दिया था एफ ऑफ एक्स का और वाई एक्सिस को नाम दिया था एफ ऑफ वाई का, पर यहां पर हम वाई और एक्स दे रहे हैं तो ये एफ हट जाएगा यहां से, मतलब कि थीटा के लिए फॉर्मूला बन गया tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स।
ये हमारे पास बन गए अगर तो हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और हमें आर और थीटा में चेंज करना हो, तो ये दो फार्मूलाज बन गए हमारे पास। अब अगर हमें आर और थीटा की वैल्यू दे दी जाए और बोला जाए एक्स और वाई में चेंज करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूलाज है हमारे पास। एक्स में चेंज करने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल होता है, एक्स एक्सिस पर हमेशा कॉस थीटा इस्तेमाल होता है और वाई एक्सिस पर हमेशा साइन थीटा इस्तेमाल होता है। थीटा और आर की मदद से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स के लिए फॉर्मूला बन गया आर कॉस थीटा और वाई के लिए फॉर्मूला बन गया आर साइन थीटा। तो ये चार फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम चेंज कर लेते हैं पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। तो इन चारों फॉर्मूलाज को अपने साइड पे लिख लेते हैं आसानी के लिए और एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब मैं ये सारा रब कर लेता हूँ और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास उन सब में बोला जा रहा है क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो पहले हमने सबसे फर्स्ट वाली एग्जांपल ली है, में गिवन है z इज इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। सबसे पहले इसको नाम दे दिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब हमें पता है ये फर्स्ट जो नंबर है ये हमारा x है और ये सेकेंड नंबर y है, पर यहाँ पर आयोटा आ रहा है, आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है हम उसको y कंसिडर करेंगे। मतलब कि x की वैल्यू हमें गिवन है -√3 और y की वैल्यू गिवन है हमें 1। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म हमें गिवन है, किसमें चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। तो r कॉमा थीटा में हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले r की वैल्यू मालूम कर लेंगे। फॉर r के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू √x² प्लस वाई स्क्वायर। x और y की वैल्यूज हम पहले ही बता चुके हैं क्या है, तो x की जगह आ जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास रूट में 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और आंसर आएगा √4। जबकि इसका रूट निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब ये तो आ गई r की वैल्यू। इसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू हमें गिवन है 10 इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -√3। इसको कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। 10 इनवर्स 1/√3 हमारे पास आ जाएगा 1/-30 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है -30 डिग्री। पर हमने जब थीटा में लिखनी है वैल्यूज, r कॉमा थीटा में हमने जब वैल्यूज लिखनी है तो इसकी वैल्यू लिखनी है हमने पाए में करके। अब पाए किसके बराबर होता है, पाए की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब पाए को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए जो ये 30 आ जाए, तो पाए को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। 180 को अगर डिवाइड करें हम 6 से तो हमारे पास आता है 30 डिग्री। मतलब कि हमारे पास वैल्यू बन जाएगी π/6, यहाँ पर भी π/6। तो इस -30 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -π/6। तो अब हमारे पास ये बन गया है। लास्ट में हम लिख लेते हैं इसको पोलर फॉर्म में। सो नाउ r कॉमा थीटा इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 कॉमा -π/6। ये r और थीटा की वैल्यू आ गई। और पोलर फॉर्म में हम लिखते कैसे हैं इसको, पोलर फॉर्म में लिखने का हमारे पास फार्मूला है, इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं पोलर फॉर्म में r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
इस तरीके से लिखा जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। ये हमने लिखा है अपने आर की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वैल्यूज लिख लेंगे। सो z इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 और कॉस थीटा हमारे पास आ गया -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। इस टर्म को अभी हमने सिर्फ पहली पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पर आगे सवालों में पोलर फॉर्म में चेंज करके उसके बाद आगे भी हम इस पर काम करेंगे। तो इसके लिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख लेते हैं CIS -π/6। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में चाहिए। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख लेते हैं CIS और जो हमारे पास एंगल है वो लिख लिया जाता है। ये हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। सिंपल हमें सवाल में वैल्यूज गिवन थी, उनकी मदद से फॉर्मूलाज को देखते हुए सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशंस कर ली। एक और एग्जांपल इसकी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद उनको बोला जा रहा है पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सिंपल a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पर -2 वन सा -2 और माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा, और यहाँ पर 2 वन सा 2 तो +2 आयोटा, और ये 2 वन सा 2 और -2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। क्यों, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा -2 +2 आयोटा +2 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा, और माइनस और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। आयोटा स्क्वायर जब -1 के बराबर आएगा तो यहाँ पर वैल्यू -1 और माइनस माइनस +2 हो जाएगी, और ये -2 और ये +2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू हमारे पास बचेगी 4 आयोटा। मतलब कि अगर देखा जाए इसको तो ये इस तरीके का नंबर है 0 + 4 आयोटा, जिसके साथ एक रियल पार्ट जो है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। किस तरीके का बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, मतलब कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा। अब यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर इसका एंगल इस तरीके का बन रहा होगा, x एक्सिस से स्टार्ट होकर y एक्सिस तक जाएगा, मतलब कि जहाँ पर हमारा पॉइंट है। हमने कहा था जब भी हम ग्राफ में बनाएंगे और एंगल ड्रॉ करेंगे इसका पोलर फॉर्म में चेंज करते वक्त, तो वो हमेशा x एक्सिस से स्टार्ट होगा। ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब इसको हमने चेंज करना है पोलर फॉर्म में, मतलब कि r, थीटा में। तो सबसे पहले r में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, r का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो r इज इक्वल्स टू रूट x का स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। 0 स्क्वायर ये 0 स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसका एंगल बना लेते हैं। एंगल मालूम कर लेते हैं कितना बन रहा है। एंगल हमें डायग्राम को देख के पता लग रही है, जो हमारे पास यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री होता है। पर फिर भी हम फार्मूले की मदद से एक बार कंफर्म जरूर करेंगे। tan इनवर्स हमने प्रोसीजर करके दिखाना है, तो इसलिए करेंगे जरूर। तो ये 4/0, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें पता है किसके बराबर होता है, π/2 के। ये एक वैल्यू है tan इनवर्स। अगर हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो मैथ एरर देगा, पर tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया π/2, पर ये वैल्यू सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल आया है, हमें नहीं पता। अब ये ग्राफ है अगर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये तो हमने डायरेक्ट एक सिंपल ग्राफ बनाया है। अब अगर हमने कहा ये जो एंगल है ये यूं पूरा रोटेट करके आके फिर यहाँ बन रहा है, तो एंगल तो इस तरीके से भी बन रहा है। ये पूरा एक सर्कल बना, सर्कल कितना बना 2π, और फिर दोबारा से आके 90 बनाया इसने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2nπ ऐड कर लेते हैं, प्लस 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब ये हमने क्यों ऐड किया, 2π किसका, हमने कहा एक सर्कल, और ये n क्या है, n हमें वो डोनेट करेगा जो हम कितने राउंड लेकर यहाँ पर वापस आए हैं।
तो इसलिए हम कोई भी एंगल अगर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद, तो यहाँ पर हम एंगल के साथ 2n पाई ऐड कर देंगे जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। यहाँ पर 2n पाई ऐड करने का मकसद हमारा ये है क्योंकि ये तो हमने पहले इससे पिछले सवाल में हमने डायरेक्ट सिर्फ एंगल बताया था, पर यहाँ पर हमने कहा अगर एंगल जो है वो पूरा रोटेट करके एक सर्कल लेकर आ रहा है, सर्कल पूरा कंप्लीट करके उसके बाद आ रहा है इधर तक, इस पॉइंट तक, हमें नहीं पता क्योंकि सवाल में ये बात नहीं बताई गई, तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल में 2n पाई ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2 प्लस 2n पाई। तो अब इसको चेंज कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हमारे पास z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू अभी हमने सवाल में निकाली जो कि है 4, और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा की जगह π/2 प्लस 2n पाई और प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह π/2 प्लस 2n पाई। इससे पिछले सवाल में जो हमने लिया था वो सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिया था, मतलब कि हमने ये बात कंसिडर कर ली थी जो सिर्फ एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पर यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट कंप्लीट लिया है, मतलब कि हमें नहीं पता जो एंगल कितने रोटेट कितनी बार सर्कल में पूरा घूमकर फिर वापस इधर तक आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2n पाई ऐड किया। अगर सिर्फ लिमिटेड एंगल जो हमें बताया जा रहा है वो लेंगे तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और अगर कंप्लीट एंगल लेंगे जिसमें हम 2n पाई ऐड कर देंगे वो क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद अब कुछ एग्जांपल्स ऐसी देख लेते हैं जिसमें हमें पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। ये तो था कार्टेशियन फॉर्म से पोलर में चेंज करना, अब पोलर से कार्टेशियन में कैसे जाएंगे उसके भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया जिसमें हमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट ऑन एन आर्गन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक जो हमें क्वेश्चन गिवन है उन सब में हमें पोलर फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, उनको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में और प्लॉट करना है आर्गन डायग्राम में, जो कि हम पहले इससे सीख चुके हैं डायग्राम बनाना, जो कि पहले हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी डायग्राम्स बनाई थी जिसमें एंगल को हम जाहिर कर रहे थे, जो एंगल कहाँ और कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसको नाम दे देंगे, z का नाम देंगे हम इसको, और 2 ये CIS हमें पता है cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 के बराबर है। अब हमने पोलर फॉर्म से चेंज करना है हमने कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसके लिए हमें x के लिए फॉर्मूला गिवन है और y के लिए भी फॉर्मूला गिवन है। तो फॉर x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। r की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये r की है, तो मतलब कि 2, और cos थीटा की वैल्यू हमें ये गिवन है तो π/6। π/6 इससे पिछले सवाल में ही हमने किया था, π/6 30 डिग्री के बराबर होता है, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 cos 30 की √3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3, ये x का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने मालूम करनी है y की वैल्यू, तो y के लिए हमारे पास फॉर्मूला है r sin थीटा। साइन थीटा है तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 और साइन थीटा की जगह π/6, इसको भी कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे। टू साइन 30 की वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पर x का आंसर आ गया हमारे पास √3 और y का आंसर आ गया 1। तो इसकी पहले एक डायग्राम बना लेते हैं किस तरीके की बनेगी। x की वैल्यू √3 जो कि x एक्सिस पर यहाँ कहीं लाए कर रही होगी, और y की वैल्यू 1 है जो कि y एक्सिस पर यहाँ कहीं लाए कर रही होगी, मतलब कि ये पॉइंट कुछ इस जगह पे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम किस तरीके की बनेगी, ये ओरिजिन से लेकर इधर पॉइंट गया, ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, x, y कहलाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास √3 प्लस आयोटा y 1 है, और 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम आयोटा के साथ क्योंकि कोएफिशिएंट हमें पता है जहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता वहाँ 1 होता है।
तो यहाँ पर इसको हमने ये कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया पोलर फॉर्म से। तो हमने चेंज करना सीख लिया कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में या पोलर से कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड हमने मालूम करना है, जबकि जेड की वैल्यू हमें गिवन है -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। यहाँ पर मॉड ऑफ जेड का हमने फॉर्मूला जो है वो लिख लिया है। मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड जो कि बराबर है ए प्लस आयोटा बी के, तो उसका हम मॉड इस तरीके से मालूम करेंगे। पर यहाँ पर जो हमें वैल्यूज गिवन है, ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है। तो एक तरीका तो इसका ये है, इन चारों वैल्यूज का मॉड मालूम करके उनको मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ठीक है। और दूसरा तरीका जो हमने मल्टीप्लाई वाले फार्मूलाज पहले पढ़ चुके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के, वो उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल हमें गिवन है z इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 1 ज़ा 2 मतलब के 2 आयोटा -2 आयोटा माइनस प्लस माइनस और 2 1 ज़ा 2 और आयोटा आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा और ये 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 आयोटा और प्लस 4 1 ज़ा 4 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर है तो ये बराबर हो जाएगा -1 के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि आंसर आएगा हमारे पास 2 - 2 आयोटा। और यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे, ये 6 सेम आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2 + 12 14 आयोटा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह जब आ जाएगा -1 तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये 6 - 4 कर लेंगे तो आंसर आएगा 2। यहाँ पर ये 2 - 2 आयोटा सेम रहेगा और वैल्यू आ जाएगी 2 + 14 आयोटा। इन दोनों ब्रैकेट्स को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 2 14 ज़ा 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस और 2 14 ज़ा 28 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर ये 4 सेम आ जाएगा, 28 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 24 आयोटा। और ये -1 जब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +28। इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 32 + 24 आयोटा। अब यहाँ पर इसका हम मॉड ले लेंगे, क्योंकि ये सिंपल जनरल फॉर्म में आ गया a प्लस आयोटा b में, तो मॉड ऑफ z हमारे पास आ जाएगा √a² प्लस b का स्क्वायर। और a की वैल्यू हमने अभी सवाल की निकाली, क्या है 32 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 24 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो √32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 40। तो सिंपल हमें सवाल में बोला गया था मॉड ऑफ z की वैल्यू निकालनी है हमने। तो मॉड ऑफ z का सबसे पहले हमने अपने पास फार्मूला लिखा। जो फार्मूला क्या है, एक मेथड मैंने बताया था इसका क्या है, इन चारों नंबर्स का अलग अलग मॉड लेके उनको मल्टीप्लाई करें, और दूसरा तरीका क्या था, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लास्ट में फिर इसका मॉड ले लें। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। बोला जा रहा है ये कंडीशन यूज करते हुए ये बात प्रूफ करो जो z जो है एक रियल पार्ट है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जो है z जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा अगर हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू हमें गिवन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा a माइनस आयोटा b।
इधर यहाँ पर ये a, तो a माइनस ए इज इक्वल टू माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा बी। a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, और 2 आयोटा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब दोबारा से इसको अगर b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो a प्लस आयोटा इंटू 0 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा इंटू 0, और a इज इक्वल टू a। देखा जाए तो हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये बात पहले निकाली, जो b जो था हमारा इमेजिनरी पार्ट जो था वो किसके बराबर है, 0 के। ये बात हमारी यहीं पर ही प्रूव हो गई थी, जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के बराबर हो गया, तो मतलब हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर, तो वो सिर्फ एक रियल पार्ट बच गया। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने ये बात प्रूव कर ली है। सेकेंड बात बोली जा रही है प्योर इमेजिनरी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योर इमेजिनरी पार्ट है, अगर तो हम यूज करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू माइनस z का कॉन्जुगेट। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। z बराबर है a प्लस आयोटा b के इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस आयोटा b, और यहाँ पर a प्लस आयोटा बी। a इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यूज आयोटा बी और आयोटा बी जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0, और a प्लस a ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 0, और a की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पर देखा जाए जो हमारा रियल पार्ट था जिसको हमने a का नाम दिया हुआ था, a की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब कि रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो गया, तो वो सिर्फ हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट बच गया जो कि है b। कर लेते हैं इसको दोबारा से, ये देखें 0 प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा बी, और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आयोटा बी इक्वल्स टू आयोटा बी, तो ये हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच गया है। तो ये बात हमने क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव करनी थी, जो कि हमने कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वाला सवाल दिया गया है, जो कि इससे पिछली वीडियो में हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव कर चुके हैं। तो सेम एज इट इज उसी तरीके से उस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ पर लिख लिया। बोला जा रहा है इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट, नीचे हमें वैल्यू दी गई है, ये बात हमने प्रूफ करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, जबकि z1 और z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। यहां पर देखा जाए तो मॉड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, मॉड के ऊपर स्क्वायर देखकर हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर होता है z मल्टीप्लाई बाय z के कॉन्जुगेट के। और यहाँ पर z किसके बराबर है, इस वाले में देखें तो z1 प्लस z2 और इस वाले में z1 माइनस z2। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 प्लस z2, या तो पहले इस पर माइनस ही लगाकर कॉन्जुगेट लगा देते हैं इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये कॉन्जुगेट इन दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पर। z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, प्लस यहाँ पर आ जाएगा z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल हम ये प्रॉपर्टी पहले प्रूव कर चुके हैं, जो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट मौजूद है तो उन दोनों पर अलग अलग लगा दिया जाए तो वो आंसर सेम ही आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले z1 मल्टीप्लाई होगा z1 कॉन्जुगेट से, फिर आ जाएगा प्लस z1 मल्टीप्लाई होगा z2 कॉन्जुगेट से, और यहाँ पर z2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट
Z2 और ये Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। अब ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी तो प्लस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 कॉन्जुगेट, और नेक्स्ट स्टेप हमारा Z1 Z2 से होगा और प्लस माइनस माइनस, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं माइनस Z2, तो माइनस प्लस माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2, और ये माइनस माइनस प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कोई टर्म ऐसी है जो कैंसिल हो रही है। देखा जाए तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल। देख अब यहाँ पर देखिए Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट Z2, और यहाँ पर ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। Z2 और ये Z2 का कॉन्जुगेट, ये वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट, ये वैल्यू बच गई है हमारे पास, और यहाँ पर बचा है Z2 कॉन्जुगेट, सो प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट, और प्लस और ये Z2 कॉन्जुगेट। ये दोनों वैल्यूज सेम है और ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2Z1 कॉन्जुगेट प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 और Z1 दोनों सेम है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, 2 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर। ये बात हमारी प्रूव हो गई है, यही बात हमने प्रूव करनी थी। सवाल में हमें बोला गया था इस साइड को, ये जो वैल्यू गिवन है इसको लेकर सॉल्व करें और राइट हैंड साइड के प्रूव करें। अगर आप राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो यही सारा काम रिवर्स चलेगा, मतलब कि पहले Z1 की जगह हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, फिर वैल्यूज अलग अलग करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर रिवर्सिबल काम होगा सारा। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने यहाँ पर लिख लिया, लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू गिवन है जिसको हमने प्रूफ करना है 1 के बराबर, और साथ एक हिंट भी हमें दी गई है वेयर Z का मॉड बराबर है किसके, 1 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस A कॉन्जुगेट। अब हमने प्रूफ क्या करनी है, इस वैल्यू को 1 के बराबर लाना है, मतलब कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए तो यहाँ पर हम सिंपल दोनों को कैंसिल करके 1 के बराबर ला सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से एजम्पशंस करेंगे, हम मॉड ऑफ Z से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे मॉड ऑफ Z के स्क्वायर से। वो क्यों करवाएंगे, उससे हमें फायदा क्या होगा, आप देखें, AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस A कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ Z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। अब नीचे हमें वैल्यू क्या गिवन है, BZ। अगर यहाँ पर हम B के साथ Z ले आए और A के साथ जो Z मौजूद है उसको खत्म कर दें तो ये वैल्यू सेम हो जाएंगी और हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में तो हमें वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ Z की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा वो तो सेम ही आ जाएगा, मतलब कि B कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस A का कॉन्जुगेट। न्यूमरेटर में हम मॉड ऑफ Z के स्क्वायर की जगह एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, Z मल्टीप्लाई बाय Z का कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये A के साथ जो Z मौजूद है इसको खत्म करना है और B के साथ Z को लाना है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा AZ प्लस B मल्टीप्लाई बाय Z का कॉन्जुगेट। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या,
ए के साथ z मौजूद है और z कॉन्जुगेट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट की जगह यहाँ पर मॉड ऑफ z के स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। तो सिर्फ हम मॉड ऑफ z को कॉन्जुगेट ऑफ z को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे z को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। मतलब वैल्यू हमारे पास आएगी ए जेड z का कॉन्जुगेट प्लस बी जेड कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z डिवाइडेड बाय बी कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस ए का कॉन्जुगेट और होल मॉड लग जाएगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और मॉड ऑफ z किसके बराबर है, 1 के। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z डिवाइडेड बाय बी कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस ए का कॉन्जुगेट और होल मॉड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो z हमारे पास है, ये जो z हमारे पास मौजूद है, इस z पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये जो मॉड हमें गिवन है, ये मॉड सारी वैल्यूज का है, तो सब वैल्यूज पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट का मॉड, z का मॉड, और यहाँ पर डिवाइड में बी कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस ए कॉन्जुगेट। अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, b कॉन्जुगेट z प्लस ए कॉन्जुगेट। मतलब कि ये a और b पर जो कॉन्जुगेट आ रहा है ये अब हमने खत्म करना है। तो ये खत्म कैसे होगा, अगर तो हम इस z के ऊपर भी कॉन्जुगेट ले आए, इस z के ऊपर, तो यहाँ पर हम होल कॉन्जुगेट लगा देंगे। तो देख लेते हैं वो क्या होगा, z का अगर हम डबल कॉन्जुगेट ले तो वो दोबारा बराबर होता है z के, ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस z के ऊपर हम डबल कॉन्जुगेट लगा देंगे। ये डबल कॉन्जुगेट कैसे लगा, एक कॉन्जुगेट क्या है जो हमने यहाँ पर लिया, एजम्पशंस की थी, डबल कॉन्जुगेट z के ऊपर लगा, तो एक कॉन्जुगेट ये आ गया, और दूसरा वाला ये b और a के भी मिल के साथ होल कॉन्जुगेट लग गया। अब यहाँ पर ये ऊपर ये जो वैल्यू है ये हमें पता है 1 के बराबर है, तो आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट और मॉड लग जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है यहाँ पर, ये होल कॉन्जुगेट है। इससे पहले हम एक बात प्रूफ कर चुके हैं, z का अगर मॉड लगा हुआ है तो z कॉन्जुगेट भी, z कॉन्जुगेट का मॉड लें या z का मॉड लें हमेशा बराबर आते हैं। और यहाँ पर अगर हम a प्लस बी जेड को हम लेट कर लें z के बराबर, तो मतलब ये वैल्यू भी क्या है, z कॉन्जुगेट है। तो ये होल कॉन्जुगेट जो लगा हुआ है ये हमारा खत्म हो जाएगा मॉड की वजह से। तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय a प्लस बी जेड का कॉन्जुगेट का मॉड। दोनों वैल्यू सेम हो गई तो कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, जो कि हमारी बात प्रूव हो चुकी है। सवाल में हमें वैल्यू दी गई थी, हमने कंडीशन को देखते हुए अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई की, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रही थी वो कर ली, और हमारी ये बात प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ गिवन कंडीशन। लोकस मालूम करना, हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने लोकस मालूम करना है। यहाँ पर एक पॉइंट हमें गिवन है, इसके ऊपर लोकस मालूम करना है। अब लोकस असल में मकसद क्या होता है लोकस मालूम करने का, जो हमें नीचे पॉइंट या जो हमें इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को देखते हुए ग्राफ में कौन सी शेप बन रही है, इसकी मतलब कि इस पूरी इक्वेशन की ग्राफ में शेप किस तरीके की है वो बोला जाता है लोकस मालूम करना किसी पॉइंट का। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर, इसको आसान करने के लिए, जो हम आसानी से पहचान सकें जो ये कौन सी शेप बन रही है। तो हमें गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 5 इक्वल्स टू 6, z की जगह हम पुट कर लेंगे x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 5 इक्वल्स टू 6। अब ये x भी एक रियल पार्ट है और ये माइनस 5 भी एक रियल पार्ट है, तो दोनों को साथ कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 6।
अब ये मॉड को खत्म कर लेंगे, मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। मॉड किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ये वैल्यू है ए की और ये बी की, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 6। ये रूट खत्म कर लेंगे। अब यहाँ पर रूट जब खत्म करेंगे तो स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड्स पर, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। यहाँ पर अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अगर देखा जाए तो ये किसी शेप की जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने देखा तो एक जनरल फॉर्म हमें याद आई जिसका नाम है सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर और एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और फिर उसको ये ड्राइव करके यहाँ पर अगर तो हमें वैल्यूज चेंज हो एक्स और वाई की तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरीके की बन रही है, देख लेते हैं। एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही हैं, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर ए और बी की जगह 5 और 0 आ गया ए और बी की जगह, और रेडियस हमारा कितना है 6 है। तो ये इक्वेशन हमें देखकर पता लग गया जो ये सर्कल है। अब ये 5 और 0 क्या है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, मतलब का सर्कल का सेंटर कहाँ है, x की वैल्यू 5 है जहां पर और y की वैल्यू 0 है। 5,0 ये हमारा वो पॉइंट है जहां पर सर्कल का सेंटर है, और रेडियस कितना है सर्कल का 6 है। तो बना लेते हैं, ग्राफ में बना लेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है x का 5 यहाँ पर है, तो y का 0 जो है वो भी यहीं पर ही होगा। ये हमारा जो पॉइंट है ये कहलाएगा 5,0। अब रेडियस कितना है 6, तो पीछे यहाँ पर रेडियस अगर पीछे आए तो यहाँ पर -1 तक जाएगा, और अगर आगे जाए तो 11 तक रेडियस जाएगा। ऐसा सर्कल बनेगा जिसका जो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को कट करेगा, मतलब कि इसी तरीके का एक सर्कल बनेगा जिसका ये सेंटर पॉइंट है और रेडियस कितना है 6 है। राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी रेडियस 6 है। ये एक सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर हम नीचे एक स्टेटमेंट दे देंगे, सो द लोकस इज द सर्कल centers at 5,0। तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी। इसी तरीके से आगे और जो इसके पार्ट्स गिवन है उन पार्ट्स को भी सिंप्लीफाई करके हमने सिर्फ जब तक सिंप्लीफाई हो सकते हैं वहां तक सिंप्लीफाई करेंगे, और उधर देखते हुए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ग्राफ में प्लॉट करेंगे उसको, और शेप का नाम बता देंगे जो किस तरीके की शेप बन रही है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो गई है, 1.1, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।